हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। क्या हाल चाल सभी के? कैसे हो सब लोग? जैसे कि आज आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज जूलॉजी का हम लोग कर रहे हैं। हमारी चीट कोड सीरीज चल रही है और इसमें हम लोग आज करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहले मुझे एक बार ये बता दो कि क्या हम लाइव हैं? मेरी आवाज़ सही से आ रही है आप लोगों के पास? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार बता दो कि आवाज़ आ रही है सही से आप लोगों के पास? हेलो एवरीबॉडी। हेलो 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 एवरीबॉडी। हेलो लक्ष्य। मुझे एक बार थम्स अप दिखा दो लाइव चैट में अगर मेरी आवाज़ सबके पास सही से आ रही है। तो हम शुरू करें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ओके जोरा, ओके ओके चलो। तो हम लोग शुरू करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग शुरू करते हैं। ओके ग्रेट, ठीक है, ओके ओके ओके, चलो 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 शुरू करते हैं आज हम इसको। हम पहली 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपका सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स रहता है। आपके पास अभी चिंटू नोट्स भी है बेटा रिवाइज करने को, तो एकदम हम ऐसे ऊपर से भर नहीं देना चाहते ना बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको आज शाम या कल में बायोमोलिक्यूल्स भी मिल जाएगा रिवाइज करने को। हेलो हेलो काजल, मोनिका, वैष्णवी। ओके ग्रेट बेटा। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, चीट कोड सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ह्यूमन फिजियो हमने शुरू कर दिया था, डाइजेशन हमने कर लिया। आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फटाफट खत्म कर लेते हैं, ठीक है? ओके ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन एंड CO2 अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस? मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो गैसेस का एक्सचेंज है वो बॉडी सरफेस से हो रहा है? तो आपके स्पंजेस में ऐसा होता है, सिलेंट्रेट्स में भी होता है, फ्लैट फॉर्म में भी होता है। आंसर हो जाएगा ऑल। आंसर हो जाएगा ऑल। सब ही आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके पास कोई अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। इनका गैसेस का एक्सचेंज बॉडी सरफेस से ही होता है। आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है? आगे देखो, अब आंसर करना है सबने यहाँ पर और अपने मार्क्स नोट करने साथ साथ में। जहां गलती करो उसको मिस्टेक नोटबुक में तुरंत लिख लेना, ठीक है? तुरंत लिख लेना। अच्छा आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैच द फॉलोइंग करना है। आपको एनिमल दिया है और उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन से आपको उसको मैच करना है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। दोज हू डोंट नो मी, माय नेम इज नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, ठीक है? अच्छा, अर्थवर्म किससे रिस्पायर करते हैं? तो लिखा है हमारे पास एनसीईआरटी में अपनी मोइस्ट क्यूटिकल से। किससे रिस्पायर करते हैं? मोइस्ट क्यूटिकल से। ज्यादातर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के पास आपको क्या मिल जाता है? गिल्स मिल जाता है। ज्यादातर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के पास आपको गिल्स मिल जाएगा। फिशेस के पास आपको गिल्स मिल जाएगा। बर्ड्स और रेप्टाइल्स के पास लंग्स होता है। इंसेक्ट्स के पास ट्रैकिया होता है। तो आंसर देख लो जरा, आंसर देख लो जरा, क्या हो जाएगा आपके पास? 4 3 3 1 और 2 है ना? तो 4 है, फिर 3 आपके पास, बी और सी दोनों का 3 है, फिर 1 है और फिर 1 है और फिर 2 है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए, ठीक है? बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एम्फीबियंस एग्जाम्पल, फ्रॉग रेस्पायर थ्रू। फ्रॉग्स क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन करते हैं, मॉइस्ट स्किन से करते हैं। इनके पास लंग्स है, इनके पास लंग्स है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ये अपनी स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं, ये लंग्स से भी रेस्पायर कर सकते हैं। आगे देखो, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन मैन? ह्यूमन बींग्स में एयर पैसेज का आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो आप इनहेल करोगे तो सबसे पहले एयर कहाँ से पास करेगी? एक्सटर्नल नोस्ट्रल। एक्सटर्नल नोस्ट्रल से नेसल पैसेज, सही बात है। फिर इंटरनल नोस्ट्रल, बिल्कुल सही बात है। वहां से फेरिंग्स विच इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। वहां से जाएगा लेरिंग्स, आपका साउंड बॉक्स, जहां से ट्रैकिया, आपकी विंड पाइप, वो करेगी प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में बाइफर्केट, जहां से बनेगा प्राइमरी ब्रोंकायोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, है ना? और फाइनली एल्वियोलस। तो एकदम करेक्ट सीक्वेंस आपको पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल इसी सीक्वेंस से एयर का पैसेज होता है मैन में। बिल्कुल इसी सीक्वेंस से एयर का पैसेज होता है मैन में, ठीक है? हाँ जी, 4 का ए, बहुत बढ़िया ऋषु। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। आपको नेजोफेरिंग्स के बारे में करेक्ट सीक्वेंस बताना है। फेरिंग्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, ठीक है? तो जो इंटरनल नोस्ट्रल है वो नेजोफेरिंग्स में ओपन करती है, सही बात है। इज इट कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड? बेटा आप फेरिंग्स को कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कहते हो, यहाँ आपने सिर्फ नेजोफेरिंग्स लिखा है, तो ये सिर्फ एयर है, यहाँ फूड की बात नहीं होगी। फूड ओरोफेरिंग्स में आता है, ठीक है? इट ओपन्स थ्रू गलेट ऑफ द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। पहली बात, लेरिंग्स पे ग्लोटिस होता है, गलेट नहीं होता, है ना? लेरिंग्स पे ग्लोटिस है, गलेट नहीं है। और लास्ट ऑप्शन हमें क्या कह रहा है? ऑल। तो ऑल हो नहीं सकता आपके पास। आंसर क्या है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कॉमन पैसेज नहीं है। आंसर होगा ए। आंसर होगा ए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, रॉन्ग को सर्कल करो ताकि गलती ना हो जाए। इनमें से कौन सा लेरिंग्स या साउंड बॉक्स के बारे में गलत चीज लिखी हुई है। लेरिंग्स एक बोनी बॉक्स है, यही स्टेटमेंट गलत है। एनसीईआरटी लिखती है कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है। ग्लोटिस ओपनिंग है लेरिंग्स की, बिल्कुल सही बात है, ग्लोटिस से लेरिंग्स में ओपनिंग होती है। ड्यूरिंग swallowing of food glottis is covered by epiglottis to prevent the food entry into the larynx। सही बात है, ग्लोटिस को कौन कवर कर रहा है, फेरिंग एपिग्लोटिस कवर कर रहा है। ऑल हो नहीं सकता, इनकरेक्ट आंसर क्या होगा, ए। इनकरेक्ट आंसर क्या होगा, ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। आपके पास विंड पाइप है ट्रैकिया जो डिवाइड करती है लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में। कौन से लेवल पर, कौन सी थोरैसिक वर्टिब्री पर, फिफ्थ। अगर आप डोर्सली देखो तो ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री है जहां से ये डिवाइड करती है। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट है ट्रैकिया पर, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है ना। अब स्टार्टिंग ऑफ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। अच्छा आपको क्या बताया यहाँ पे, आपको क्या बताया यहाँ पे कि किसके आपसे पूछा एक्सेप्ट, कहां पर कार्टिलेजिनियस रिंग नहीं है। तो टर्शरी ब्रोंकाई तक कार्टिलेजिनियस रिंग है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक कार्टिलेजिनियस रिंग है। कहां नहीं है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। कहां नहीं है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट डायोमीटर। जैसे जैसे डिवीजन होता जाएगा डायोमीटर छोटा होता जाएगा। तो सबसे लास्ट में आपके पास आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो सबसे छोटा डायोमीटर किसका होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल का। आंसर क्या होगा बेटा, बी। आंसर क्या होगा, बी। सबसे छोटा ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल है तो उसका डायमीटर सबसे कम होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। लंग्स आर कंप्राइज्ड बाय, लंग्स में क्या क्या है, एल्वियोली है, सही बात है, प्लूरा कवरिंग है प्लूरा की, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रोंकाई है, सही बात है, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली, ये आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप लंग्स के अंदर देखो तो ब्रोंकाई है, वो डिवाइडेड है ब्रोंक्यूल्स में, और फाइनली है आपके पास सैक लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें बोलते हैं एल्वियोलस। आंसर होगा डी। फाइनली आपके पास सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें बोलते हैं एल्वियोलस। आंसर होगा डी। बहुत बढ़िया रेशो। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11। साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन लंग्स। लंग्स में एक है पूरा कंडक्शन पाथवे, एक है जहां पर एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज कहां पर होता है बेटा, एल्वियोलस के लेवल पर। एल्वियोलस के पास आपकी ब्लड कैपिलरीज है, वहां पर एक्सचेंज होता है, वहां पर एक्सचेंज होता है। तो आंसर क्या होगा, एल्वियोलाई। आंसर क्या होगा, एल्वियोलाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। इट इज अ डबल लेयर्ड एंड कवर्स द लंग्स। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं आपको कि ये डबल लेयर है और लंग्स को कवर करती है। इट इज द फ्लूइड बिटवीन द लेयर्स reduces the friction on lung surface. Outer layer is in contact with thoracic wall and inner layer is in contact with lungs। ये किसके बारे में बात करें बेटा, प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में, प्लूरा के बारे में बात करें जो लंग्स को कवर करती है। ये दो लेयर में होती हैं, इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड है जो फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम करेगी। जो बाहर वाली लेयर है वो थोरैसिक वॉल से अटैच्ड होती है, जो अंदर वाली लेयर है वो लंग से अटैच होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लूरा की बात कर रहे हैं। आंसर होगा सी। हम किसकी बात करें, हम प्लूरा की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से आप स्टार्ट कर रहे हो और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे खत्म कर रहे हो। ये पूरा पाथवे कंडक्टिंग पार्ट होता है जो गैस को, एयर को एल्वियोली तक लेकर आता है ना। तो ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग पार्ट है। एल्वियोली आपका वो पार्ट है जहां पर एक्सचेंज होगा। अभी क्या पूछा क्वेश्चन ने आपसे, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक पूरा किसके अंदर आता है, पूरा आपके कंडक्टिंग पाथवे के अंदर आता है। तो आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो एक्सचेंज पार्ट क्या है जहां पर एक्सचेंज हो रहा है, एक्सटर्नल ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक नहीं, ये तो कंडक्टिंग पाथवे होता है। एल्वियोली और उनकी डक्ट्स, एल्वियोली और उनकी डक्ट्स वो एरिया हैं जहां पर एक्चुअली एक्सचेंज होता है। तो ये रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट कहलाएंगे। आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज फंक्शंस। कंडक्टिंग पार्ट के 3 फंक्शंस आपको एनसीईआरटी बताती है। ये क्लियर करते हैं एयर को, तो फिल्टर करते हैं। ये एयर को बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आते हैं, वार्म करते हैं, कुछ मॉइस्चर करने का भी काम करते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग पाथवे में कभी एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ फिल्टरिंग और सिर्फ वार्म करने का काम नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16।
द चेम्बर फॉर्म्ड dorsally by the vertebral column, ventrally by sternum, laterally by ribs and on lower side by a dome shaped diaphragm. तो आपके पास मेन एक्सियल स्केलेटन में दो चेम्बर होते हैं, एक थोरेसिक चेम्बर होता है, एक थोरेसिक कैविटी होती है, एक एब्डोमिनल कैविटी होती है। वो कैविटी जिसमें डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रली स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन, और साइड में है रिब्स, लेटरली है रिब्स, और इसके पोस्टीरियर पार्ट पर आपको क्या मिल रहा है, लोअर साइड पर आपको मिल रहा है डायफ्राम। ये कौन सी कैविटी बना रहा है बेटा, ये थोरेसिक कैविटी बना रहा है। ये कौन सी कैविटी बना रही है आपके पास, ये थोरेसिक कैविटी बना रही है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, और आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। आपको स्टेप्स दे रखे हैं और आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो एयर आप इनहेल करोगे ना, एयर को आप अंदर लेकर आओगे अपनी बॉडी में। तो पहले आप करोगे पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिससे एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी और CO2 रिलीज आउट होगी। तो सबसे पहले तो होगा फोर्थ, सबसे पहले तो होगा फोर्थ। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, एक बार एयर आ गई आपके लंग्स के अंदर, वहां पर डिफ्यूजन होगा, एल्वियोलर की मेम्ब्रेन से गैसेस का एक्सचेंज होगा, यानी फिर आएगा 1। ठीक है जी, फिर आप क्या करोगे, वहां से एक्सचेंज हो गया आपकी गैसेस का, ब्लड में आ गई आपकी गैसेस, ऑक्सीजन है ना। अब उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा ब्लड में, ट्रांसपोर्टेशन होगा ब्लड में। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद वो ब्लड पहुंचेगा टिश्यूज पे, टिश्यूज में ऑक्सीजन और CO2 का डिफरेंशिएशन होगा, डिफ्यूजन होगा। तो फिर आ जाएगा आपके पास 5, और फिर फाइनली जो आपका सेल है, आपका जो सेल है वो O2 यूज करेगा और CO2 रिलीज कर देगा। तो फिर आएगा आपके पास 3। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, सी। बिल्कुल भूमिका सोना एकदम सही बेटा, आंसर आपके पास होगा सी। वेरी नाइस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। आपको डायग्राम दे रखा है लंग का, आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लेरिंग्स दे रखा है, जो आपका साउंड बॉक्स है ना। आपको यहाँ पे लेरिंग्स दे रखा है, जो कि आपका साउंड बॉक्स है, जो कि आपका साउंड बॉक्स है। लेरिंग्स के ऊपर ये जो कवरिंग है, ये किसकी है, एपिग्लॉटिस है ना। ग्लॉटिस है ओपनिंग लेरिंग्स की, उसके ऊपर किससे कवर होता है, एपिग्लॉटिस। तो ए आपके पास क्या है, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। अच्छा, फिर यहाँ ट्रैकिया है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये आपके पास डायफ्राम है, ये डोम शेप्ड आपके पास डायफ्राम है, डायफ्राम है। आप लंग के अंदर देखेंगे तो ये डिवाइडेड है बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में, और फाइनली क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलस। ये जो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर हमको दिख रहे हैं, ये क्या है, एल्वियोलस। ठीक है, और ये आपकी प्राइमरी सेकेंडरी ये आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई आपको दिखा रही है। देखो यहाँ पर मार्क है, एनसीईआरटी में डायग्राम टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पर है, एंड में मार्क है, पर यहाँ इन्होंने इसको मार्क किया है। तो आपकी ट्रैकिया डिवाइड करती है प्राइमरी ब्रोंकस में, है ना। तो ये वो है, ये ब्रोंकाई है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एपिग्लॉटिस, एल्वियोलस, ब्रोंकाई और डायफ्राम। आंसर हमारे पास होगा बेटा ए। आंसर हमारे पास होगे बच्चे ए। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, वैसे ए में ही हमारा आंसर आ गया, बाकी हमको किसी की जरूरत पड़ी नहीं। और हमें ऑप्शन में इन्होंने ब्रोंक्यूल्स दे रखा था, तो वो ब्रोंक्यूल्स नहीं है, इनिशियल ब्रोंकस आपको दिखाया हुआ है। और ए आपके पास साउंड बॉक्स नहीं है, ए आपके पास ग्लॉटिस है, तो आंसर ए होगा। ठीक है, आगे देख लें जरा क्वेश्चन नंबर 19। द लंग्स एक्सपैंड इन इंस्पिरेशन इनहेलेशन बिकॉज, जब आप इनहेलेशन करते हो तो लंग्स आपके एक्सपैंड करते हैं। क्यों, आपका डायफ्राम अपवर्ड जाता है, डायफ्राम नीचे आता है बेटा। आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है, इंस्पिरेशन के टाइम आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके अपवर्ड नहीं जाएगा। आपकी थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ती है, बिल्कुल आपका इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, ताकि आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो, बाहर प्रेशर ज्यादा हो तो इंस्पिरेशन हो। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करती है, नहीं। इंस्पिरेशन के टाइम, इनहेलेशन के टाइम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स नहीं करती। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डायफ्राम रिलैक्स करती है, जी नहीं, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करती है इंस्पिरेशन के टाइम। तो आंसर होगा बेटा बी। बिल्कुल भूमिका, बिल्कुल जोरा, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन की बात करें। अभी आपने इंस्पिरेशन देखा, अब यहाँ पर आप एक्सहेलेशन देख रहे हो। ठीक है, अच्छा, एक्सहेलेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटरकोस्टल मसल्स का, कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का, बिल्कुल नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कॉन्ट्रैक्शन इंस्पिरेशन के टाइम होता है। ठीक है, मसल्स का रिलैक्सेशन होता है, वो वापस रिलैक्स करती हैं। अंदर थोरैसिक कैविटी में एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है बेटा, लो प्रेशर नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। हाई प्रेशर क्रिएट होगा तभी तो एक्सपिरेशन होगा। आंसर क्या आएगा आपके पास, सी। आंसर क्या आएगा आपके पास, सी। ठीक है, बढ़िया, आगे चले क्वेश्चन नंबर 21।
which of the following statement about the mechanism of ventilation या breathing is false? इनमें से कौन सा false है आपको बताना है, ठीक है, इनमें से कौन सा false है आपको बताना है। जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तो जो एयर है दैट इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सही बात है। डायफ्राम रिलैक्स करता है, वॉल्यूम कम हो जाती है, वॉल्यूम कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ता है और एक्सपिरेशन होता है, सही बात है। इंस्पिरेशन के टाइम लंग सक्शन पंप की तरह काम करता है, सही बात है। वो अपने अंदर का प्रेशर जो है वो कम कर लेता है, बाहर प्रेशर ज्यादा तो वो अंदर एयर ले लेता है, सक्शन का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। इंस्पिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है और एक्सपिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इंस्पिरेशन में आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो एक एक्टिव प्रोसेस है, वो पैसिव प्रोसेस नहीं है। जब आप कह रहे हैं फॉर क्वाइट ब्रीदिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये तो बात बिल्कुल सही है ना। इंस्पिरेशन के लिए आपको ये दोनों चाहिए, तो इनकरेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, सी। इनकरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही साक्षी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। इंस्पिरेशन अकर व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। इंस्पिरेशन के लिए अंदर एक नेगेटिव प्रेशर आना चाहिए। देखो एक स्टेटमेंट कितनी बार हमारे पास रिवाइज हो रही है, बिल्कुल एक नेगेटिव प्रेशर आना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। ये नेगेटिव प्रेशर कैसे आता है, नेगेटिव प्रेशर अंदर क्रिएट करने के लिए या कम प्रेशर अंदर क्रिएट करने के लिए अंदर वॉल्यूम बढ़ानी पड़ती है ना। तो क्या करोगे आप, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, सही बात है। अंदर प्रेशर कम है इंस्पिरेशन के टाइम, नेगेटिव प्रेशर है, बिल्कुल सही बात है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, नहीं, वो तो एक्सपिरेशन कर देगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इक्वल है, इक्वल से भी काम नहीं चलेगा। इंट्रा प्लूरल प्रेशर ज्यादा होता है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर से, इससे भी कुछ नहीं होगा। आंसर आपके पास है ए। एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कम होता है, बाहर ज्यादा होता है, तभी इंस्पिरेशन होता है। आंसर होगा ए, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। जो सही आंसर करे उनको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा अपने आप की, चैप्टर आपको रिवाइज हो गया क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, तो खुद से बहुत कॉन्फिडेंस आता है इसको सॉल्व करने में, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। और जिनसे थोड़ी बहुत गलती हो रही है बेटा, डीमोटिवेट मत होना, अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखते रहना ताकि आपको पता चल जाए आपको कहाँ और पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट देखो हम किसकी बात करें, एक्सपिरेशन की। अच्छा, एक्सपिरेशन होने के लिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, अंदर लंग्स का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तभी एक्सपिरेशन होगा, तभी एक्सपिरेशन होगा। तो इट शुड बी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले स्टेटमेंट में ही हमको आंसर मिल गया, आंसर क्या है ए, आंसर क्या है ए। बहुत आगे देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, फिर से आपको सीक्वेंस बताना है, इस बार सीक्वेंस बताना है आपको एक्सपिरेशन के लिए। इस बार किसका सीक्वेंस बताना है आपको, एक्सपिरेशन के लिए बताना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा आपके पास, सबसे पहले आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम है वो रिलैक्स करेगी, तो सबसे पहले 1 ही होगा, सबसे पहले 1 ही होगा। उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा यानी कि 3। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा यानी कि 4। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी यानी कि 2, यानी कि 2। तो आंसर क्या होगा, 1 3 4 2 यानी कि ए। आंसर हो जाएगा बेटा ए। तो दोनों ही प्रोसेस आपने देख लिया, इंस्पिरेशन का भी देख लिया और एक्सपिरेशन का भी देख लिया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26। एक हेल्दी ह्यूमन की अगर आप बात करो, एक हेल्दी इंसान है, उसकी ब्रीदिंग का रेट क्या है, 1 मिनट में कितने टाइम ब्रीदिंग करता है वो, 12 to 16 टाइम्स। क्या डेटा है, 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है। आंसर होगा सी, आंसर होगा आपके पास सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27। एडिशनल मसल्स फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग आर। अब नॉर्मल ब्रीदिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने बताया हुआ है हमें बेटा, जो इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और जो डायफ्राम है वो तो आप हमेशा यूज करते हो, तो डायफ्राम वाले सारे ऑप्शन आपको कट करने पड़ेंगे बिकॉज डायफ्राम तो हम यूज करते ही करते हैं। उसके सिवा आपकी एब्डोमेन की मसल्स और आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी मदद कर सकती हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, बी। एक्स्ट्रा मसल कौन सी है जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने में मदद कर सकती है या फोर्सफुल ब्रीदिंग में मदद कर सकती है, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। बिल्कुल ऋषु, आंसर होगा बी, बिल्कुल बेटा आंसर होगा आपके पास बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28। डायग्राम दे रखा है, ABCD आपको बताना है। अब एरो देख रहे हो, जरा एरो देख रहे हो बेटा, यहाँ पे किसकी तरफ है, अंदर की तरफ है, यानी किसकी बात हो रही है, इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन यानी एयर अंदर लेना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या आता है आपके पास, उसके अंदर क्या क्या आता है आपके पास, ये जो ए है ये क्या दिखा रहा है कि एयर लंग्स के अंदर आ रही है, एयर लंग्स के अंदर आ रही है। और इन तीनों ऑप्शन में देखो एयर एक्सपेल्ड, एयर एक्सपेल्ड, एयर एक्सपेल्ड, देख रहे हो। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर कट हो जाएंगे क्योंकि एयर एक्सपेल नहीं हो रही, हमें एरो बता रहा है एयर अंदर आ रही है। एलिमिनेशन मेथड से आप सीधा आंसर बी ए कर सकते हो, कभी कभी ऐसे हम टाइम सेव कर सकते हैं।
कभी कभी ऐसे हम टाइम सेव कर सकते हैं बेटा, हमें सारा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ए से इसको आंसर कर सकते थे। बी क्या दिखा रहा है वैसे आपको, रिब्स के रिब्स और स्टर्नम रेज हो रही हैं। सी आपको क्या दिखा रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। डी आपको क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, एयर अंदर आ रही है। आंसर क्या होगा, ए। आप सिर्फ ये देख के कि एयर एक्सपेल नहीं होती, एक्सपेल नहीं होती, एक्सपेल नहीं होती, आप इन तीनों को कट कर सकते हो और आंसर आ जाएगा ए। सिंपल था ना। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। आ जाओ आ जाओ, मैच द फॉलोइंग आपको करना है। सबसे पहले आपके पास क्या है, टाइडल वॉल्यूम। एक इंसान जब नॉर्मली ब्रीदिंग करता है तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम जितनी वॉल्यूम का यूज करता है वो टाइडल वॉल्यूम होती है ना। यानी कि द वॉल्यूम ऑफ एयर इन वन ब्रेथ, यही हो जाएगा। तो मैं 1 के आगे यहाँ पर ई लिख देती हूँ, 1 को हम ई से मैच कर सकते हैं। फिर आ रहा है आपके पास रेसिजुअल वॉल्यूम। अगर एक इंसान फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर दे, सारा एयर बाहर चला जाए, उसके बाद जो लंग में बच जाता है वो रेसिजुअल वॉल्यूम होता है। उसके बाद जो बच जाता है वो रेसिजुअल वॉल्यूम होता है। तो रेसिजुअल वॉल्यूम में आपके पास क्या आएगा, जो अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में रहेगा, जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रह जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी निकाल देने के बाद, वो आपके पास रेसिजुअल वॉल्यूम होता है। तो इसको आप किससे मैच कर दोगे, सी। ठीक है, अच्छा। फिर आ रहा है आपके पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है जो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आपके पास है, जिससे आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर पाओ, है ना। तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन के लिए जो एयर आपके पास होती है वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। इसको आप किससे मैच करोगे, एफ। इसको हम किससे मैच करेंगे, एफ। अच्छा, बच्चे ऑलरेडी आंसर करें। फिर है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो जो एक्स्ट्रा है जो आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन से अंदर ले लेते हो, है ना। टाइडल वॉल्यूम के सिवा जो एडिशनल अमाउंट आप इनहेल करोगे डीप ब्रीथ में, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये हो जाएगा बी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, दोनों मिला के। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी डी। और वाइटल कैपेसिटी में क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों 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 आएगा। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ए ए ए। अब आंसर बता दो, यहाँ पर आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30, फिर से आपके पास मैच द फॉलोइंग आ रहा है। टाइडल वॉल्यूम कितना है बेटा, 500 ml है, आपको पता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 2500 से 300 ml है, 2500 से 300 ml है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके पास कितना होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 होता है, 1000 to 1100 होता है। रेसिजुअल वॉल्यूम 1100 to 1200 होता है, तो यहाँ पे 1200 से मैच कर देंगे तो अपने आप वाइटल कैपेसिटी डी आ जाएगा। अब ये तो याद रखने वाली चीजें हैं, सीधा सीधा, है ना। तो आपके पास आंसर क्या हो जा रहा है यहाँ पे, सी ए बी, सी ए बी आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। आपको इंक्रीजिंग वॉल्यूम के ऑर्डर में इनको लगाना है ना, कम से ज्यादा आपको लगाना है। अब देखो बेटा, टाइडल वॉल्यूम आपके पास है 500 ml, रेसिजुअल वॉल्यूम आपके पास होता है 1100 से 1200, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके पास होता है 1000 से 1100। ठीक है, और वाइटल कैपेसिटी अभी आपने देखी, जैसे यहाँ पे 34 to 4800 लिखा हुआ है, तो आप आइडिया ले लो चलो 3400 का। तो सबसे ज्यादा 4 है और सबसे कम आपके पास 1 है, और उसमें आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम है और रेसिजुअल वॉल्यूम ज्यादा है। आंसर क्या होगा बेटा, सी। आंसर क्या होगा बच्चे, सी। बिल्कुल सोना, बिल्कुल बेटा, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32। जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, जैसे टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, सही बात है। रेसिजुअल वॉल्यूम 1000 ml लिखी हुई है, 1100 से 1200 होती है। अच्छा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 दे रखी है और एक्सपिरेटरी आपको 1000 ml दे रखी है। आपको फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी बतानी है। फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी क्या होती है बेटा, आपका रेसिजुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। याद रखना, फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी क्या होती है, रेसिजुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों मिलकर बनती है, ये बात पता है हमको। तो रेसिजुअल वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, 1000, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमारे पास कितनी है, 1000, क्योंकि हमें दे रखी है। तो अब याद नहीं रखना, जो दिया हुआ है उसको यूज करना है। तो 1000 और 1000, आंसर हो जाएगा आपके पास 2000, आंसर हो जाएगा हमारे पास 2000। एक्चुअली बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि जो आपके पास फंक्शनल रेसिजुअल वॉल्यूम होता है, फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी होता है, वो रेसिजुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। आंसर होगा बी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 33। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, क्या होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी,
एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी, टीवी के साथ जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर क्या मेजर नहीं कर सकता? याद रखना, जितना भी एयर आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम यूज करते हो, स्पाइरोमीटर उसको मेजर करता है। लेकिन आप सारी एक्सपिरेशन कर दो, फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर दो, उसके बाद जो आपके लंग में बचता है वो है रेसिजुअल वॉल्यूम। ये कभी ब्रीदिंग में यूज नहीं होता, कभी भी यूज नहीं होता, लंग में हमेशा रहेगा। तो कभी स्पाइरोमीटर इसको मेजर नहीं कर पाएगा। जो चीज कभी ब्रीदिंग में इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, स्पाइरोमीटर उसे यूज ही नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि स्पाइरोमीटर किसको मेजर नहीं कर पाएगा? रेसिजुअल वॉल्यूम को, क्योंकि रेसिजुअल वॉल्यूम कभी ब्रीदिंग में यूज नहीं होता। आंसर होगा बी। बहुत बढ़िया। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 35, the maximum volume of air you can forcefully exhale after taking the deepest possible breath, है ना। मतलब deepest possible breath यानी आपने क्या किया, आपने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी यूज किया है ना, आपने एकदम डीपेस्ट ब्रेथ लिया है, तो आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, और अब आप फोर्सफुल एक्सिलेशन कर रहे हो। ये किसकी डेफिनेशन है बेटा? ये आपकी वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन होती है। इसमें आपके पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है, टाइडल वॉल्यूम भी आता है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? वाइटल कैपेसिटी। आंसर क्या होगा? डी। बहुत बढ़िया सिमरन, आंसर होगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज किस किस के बीच में होता है? एल्वियोलस के बीच में और पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी के बीच में, सही बात है, वहां पर भी होता है। फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है, बिल्कुल सही बात है। डिफ्यूजन से होता है, बिल्कुल सही बात है। आंसर होगा ऑल, आंसर होगा ऑल। डिफ्यूजन लंग्स पे भी होता है, डिफ्यूजन टिश्यू लेवल पर भी होता है, और डिफ्यूजन ही होता है, तो आंसर होगा डी। बिल्कुल भूमिका, आंसर होगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस? डिफ्यूजन ऑफ गैस। गैस का डिफ्यूजन अलग अलग गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। कितनी थिक वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, बिल्कुल ये तीनों पॉइंट एनसीईआरटी के अलग अलग लाइंस में लिखे हुए हैं बेटा, कि कितना पार्शियल प्रेशर है उस गैस का, कितनी सॉल्युबिलिटी है, जिस मेम्ब्रेन को पास करना है उसकी थिकनेस कितनी है, सारी चीजें आप कंसिडर करते हो, आंसर आएगा डी। सारी ही चीजें आप कंसिडर करते हो, आंसर आएगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज करेक्ट? सर्कल कर लो, CO2 के पार्शियल प्रेशर के बारे में पूछ रहे हैं, CO2 के। ठीक है, अच्छा, CO2 का पार्शियल प्रेशर, अगेन एक टेबल, एक चार्ट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, जिसमें O2 और CO2 का अलग अलग लेवल पर क्या पार्शियल प्रेशर रहता है उसके बारे में बताया हुआ है, वहां से सोल्व होगा ये। ठीक है, हाँ सृष्टि, आंसर डी होगा बेटा। अब 38 करो बेटा, 38 करो। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा, CO2 का पार्शियल प्रेशर के बारे में आपको बताना है और करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। अच्छा, CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्वियोली में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 45 है पार्शियल प्रेशर, और एल्वियोली में उसका पार्शियल प्रेशर 40 है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो क्या है? 40 है, 40 है। तो क्या 40 ज्यादा होता है 45 से? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अच्छा, इट इज हायर इन सिस्टमिक आर्टरीज देन इन टिश्यू। टिश्यू में बेटा 45 होता है, ज्यादा CO2 है। सिस्टमिक आर्टरीज में कम है, 40 है, तो ये भी गलत है, हायर नहीं है, कम है। इट इज हायर इन सिस्टमिक वेन देन इन सिस्टमिक आर्टरी, ये सही बात है। सिस्टमिक वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वहां CO2 45 पार्शियल प्रेशर रखता है। सिस्टमिक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहां CO2 40 पार्शियल प्रेशर लगता है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल अजय, एकदम सही आंसर करो बेटा, आंसर सी होगा। बहुत बढ़िया, जिसको वो टेबल आता है ना वही इसको आंसर कर पाएगा, आंसर सी होगा। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड है, तो कभी भी ऑक्सीजनेटेड में हायर नहीं हो सकता बेटा। अगर आपको 40 45 ये वैल्यू भी नहीं पता ना, आप ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से कर सकते हो। कभी भी CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड के कंपैरिजन में ज्यादा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा? सी। तो कॉमन सेंस से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या कह रहे हैं, वापस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात कर रहे हैं, और वीनस ब्लड बोला, वीनस मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रखना है हमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 है। कितना है? 45 है। अब ऑप्शन देख लो। इट इज ग्रेटर देन इन टिश्यू स्पेस, गलत बात है, टिश्यू में भी 45 होता है, इक्वल है, इक्वल है। ठीक है, ठीक है। इट इज लेस देन इन टिश्यू स्पेस, गलत बात है, टिश्यू में 45 है, इक्वल है, ना ग्रेटर है ना लेस है, इक्वल है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, लेसर देन इन आर्ट्रियल ब्लड। आर्टरी में CO2 का जो लेवल है या पार्शियल प्रेशर है वो कम होगा ना, आर्टरीज में 40 है और वहां 45 है, तो लेस तो नहीं है, ग्रेटर है।
लेस तो नहीं है, ग्रेटर है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इट इज लेस देन इन एल्वियोली। एल्वियोली में CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 है और वीनस में 45 है, तो कम नहीं है, गलत है बेटा। सारी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, तो एक भी करेक्ट नहीं है, एक भी करेक्ट नहीं है। टिश्यू स्पेस में ग्रेटर नहीं होता ना। अब यहाँ पर अगर आपको मोस्ट करेक्ट मानना है, अब या तो ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, किसी एक ऑप्शन में मुझे लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन इन एल्वियोली, वो आंसर होगा, वरना तो सारी ही सही है, मतलब सारी गलत है, कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है यहाँ पे। अब क्या करें, तो ये सारे ऑप्शंस गलत है बेटा। अगर यहाँ पर लिखा होता ना ग्रेटर देन एल्वियोली, वो आपका आंसर हो जाता, वरना यहाँ पर कोई करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, ठीक है, मार्क कर लो इसको। कोई ई ऑप्शन इसमें बना लो, ग्रेटर देन एल्वियोली, वो वहां चल जाएगा काम भी। ऑक्सीजनेटेड से ज्यादा पार्शियल प्रेशर वीनस ब्लड में होता है, वो आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 40। हमने एल्वियोली का एक सेक्शन लिया, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी थी वहां पे। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मेजर लेयर्स कंस्टिट्यूटिंग डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बेटा जहां डिफ्यूजन होता है ना आपके एल्वियोली में, वहां पर कितनी मेम्ब्रेन आती है? अब एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसको मार्क किया गया है कि 3 मेम्ब्रेन है। कितनी मेम्ब्रेन्स की आप बात करते हो? 3 मेम्ब्रेन। एक आपकी एल्वियोली की मेम्ब्रेन, एक आपकी ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, टोटल 3। तुक्का लगाया था क्या? तुक्का नहीं लगाना था बेटा, सारे ऑप्शन गलत है वहां पे। उसके लिए आपको वो डायग्राम आना चाहिए, वो एनसीईआरटी का चार्ट आना चाहिए, आना चाहिए। डी कैसे होगा बेटा, मुझे बताओ। वीनस ब्लड पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, वीनस ब्लड में कितना है आपका पार्शियल प्रेशर CO2 का? 45, ठीक है, और एल्वियोली में कितना होता है? 40। तो वो लेस कैसे हो गया? वो तो गलत हो जाएगा ना आपके पास। आंसर ए, अगले का आंसर ए है, ये ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41। पार्शियल प्रेशर mm ऑफ Hg में बताना है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर में। ये फिर उस चार्ट से क्वेश्चन, उस चार्ट से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, उसको बहुत अच्छे से याद रखना, टेबल एनसीईआरटी का। एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्वियोली में, कोमा लगाओ, कोमा लगाओ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू में जो आपका ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक एयर में उसका पार्शियल प्रेशर होता है 159, एल्वियोली में थोड़ा कम हो जाता है 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बहुत कम है 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है 95, टिश्यू में भी बहुत कम है 40। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। जिसको पता है वो डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, आंसर हो गया सी। बहुत बढ़िया अजय, स्मिता, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42। फिर से आपके पास क्या आ रहा है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इस बार CO2 का बताना है अलग अलग जगह में। एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत कम होता है 0.3, तो बाकी ऑप्शन हटा दो, 0.3 होता है। एल्वियोली में CO2 का प्रेशर थोड़ा कम है 40 होता है, 45 नहीं होता। आंसर तो आप यहीं से ए ले लोगे, यहीं से ए ले लोगे। उसके बाद वैसे आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है 45, ऑक्सीजनेटेड में कम है 40 और टिश्यूज में भी ज्यादा है 45। आंसर ए होगा, बिल्कुल नीट चैंपियन, क्या बात है, आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43। ब्लड वेसल है A to D, अलग अलग ब्लड वेसल के आपको नाम दिए हुए हैं, आपको नाम बताने हैं बेटा। ये आपका एल्वियोलस है, आपका लंग है। आपका लंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लेकर जाता है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को जाता है सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस जाता है सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक वेन से। और आपके हार्ट से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट लेबलिंग है, आप जरा आंसर कर दो। तो ए आपके पास सिस्टमिक वेन है, बी आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है, सी पल्मोनरी वेन है और डी आपके पास सिस्टमिक आर्टरी है। आंसर ए होगा, बिल्कुल जोया, साक्षी, भूमिका, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रुद्र, आंसर ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44। इन कंपैरिजन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। CO2 और O2 को कंपेयर करोगे तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है? 20 to 25 टाइम्स हायर है। कितनी ज्यादा है? 20 to 25 टाइम्स हायर है। लेसर नहीं है, लेसर नहीं है इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, लेसर नहीं है बेटा, हायर है। CO2 की हायर है, 20 to 25 टाइम्स हायर है CO2 की। आंसर होगा डी। ए नहीं बेटा, अच्छा उसका आंसर करो पिछले वाले का, इधर आंसर होगा डी, 44 का आंसर होगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45। आपको डायग्राम दे रखा है, लेबलिंग करनी है। एक्सचेंज बता रहे हैं एल्वियोलस पे, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? एल्वियोली में जो एक्सचेंज होता है, तो एक मेम्ब्रेन है एल्वियोली की, ये जो सी है ये एल्वियोलर की मेम्ब्रेन है आपके पास, है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये एल्वियोला की मेम्ब्रेन है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो ए आपको बीच में दिख रही है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है,
ये दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है, जिसमें ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये आरबीसी के सेल है, अंदर आरबीसी के सेल है। तो बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए। बहुत बढ़िया श्रद्धा, वेरी नाइस, आंसर होगा ए। बहुत बढ़िया ऋषभ, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46, द बैरियर बिटवीन एयर इन एल्वियोलस एंड ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, है ना, हमको पता है तीनों लेयर्स हैं, एंडोथीलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और एल्वियोलर की मेम्ब्रेन है। इनकी टोटल थिकनेस कितनी है? 3 मेम्ब्रेन होने के बावजूद भी इसकी टोटल थिकनेस मच लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, 3 स्टेटमेंट होने के, 3 लेयर्स होने के बावजूद भी इट इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर। गुड इवनिंग सोर्जशीष, इट्स लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है, आंसर होगा सी। अगर आपने एनसीईआरटी एक बार रीड भी करी ना बेटा, आप एकदम करेक्ट आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल रुद्र मीनल, वेरी नाइस, और कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो रहा होगा, आई एम श्योर कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो रहा होगा, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, अगर मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो सेशन को जरूर लाइक कर देना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन और आरबीसी। तो ऑक्सीजन तो मेजरली जो है आरबीसी और हीमोग्लोबिन से ही जाता है, 97% ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आरबीसी से ही होता है, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48, आरबीसी को छोड़ दो तो थोड़ा सा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा से भी होता है, कितना परसेंट? 3%। एकदम करेक्ट सीक्वेंस में लिखी हुई एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो 97% आरबीसी से ट्रांसपोर्टेशन होता है, बचा हुआ 3% प्लाज्मा से होता है, बचा हुआ 3% प्लाज्मा से होता है। वेरी नाइस लक्ष्य, रिशु, वेरी नाइस, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तो आंसर क्या होगा? ए। 48 का आंसर क्या होगा? ए। बहुत बढ़िया साक्षी। आगे देखो 49, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? कुछ CO2 बेटा आरबीसी से जाएगा, कुछ बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाएगा, इनफैक्ट मैक्सिमम बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में जाता है ना, और कुछ आपको डिसॉल्व्ड स्टेट में भी मिल जाएगा। सारे ही तरीकों से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, आंसर होगा डी। सारे तरीकों से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, आंसर हो जाएगा डी, सब तरीकों से होता है, ठीक है, बिल्कुल आंसर होगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50, लेकिन मेजोरिटी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। मेजोरिटी 70% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, मेजोरिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में हो रहा है, आंसर होगा बी, बिल्कुल ऋषभ, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, अब वही अगली स्टेटमेंट आपसे पूछ ली कि CO2 3 फॉर्म्स में ब्लड लेके जाता है, कितना कितना परसेंट किस किस तरीके से जाता है। तो मैक्सिमम आपको पता है 70% तो बाइकार्बोनेट, 70% बाइकार्बोनेट, 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, 20 से 25%। बाकी का 7% प्लाज्मा के फॉर्म में जाता है, बाकी का 7% प्लाज्मा की फॉर्म में जाता है, आंसर होगा ए। ऑक्सीजन का उल्टा है, वो आरबीसी के साथ 97% तो उसी में जाता है, बस 3% बचा हुआ प्लाज्मा में जाता है ना। लेकिन CO2 70% बाइकार्बोनेट, 20 to 25% कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, 7% प्लाज्मा, आंसर होगा ए। वेरी नाइस आर्यन, ऋषभ, भूमिका, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, अगर मैं हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल लूं और मैं बोलूं वो फुल्ली सैचुरेटेड है, इसका मतलब उसके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? आंसर दो, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के? C4, बिल्कुल सही, वेरी नाइस श्रद्धा, सृष्टि, भूमिका, सी होगा बेटा, ए नहीं सी। साक्षी, वेरी नाइस बेटा, क्योंकि 4 हीम है ना, तो चारों के चारों अगर सैचुरेशन की आप बात करो यानी 4 ऑक्सीजन है उसके पास, तब सैचुरेशन है, तब सैचुरेशन की बात आप करते हो, वेरी नाइस। आगे देखो 53, डिसोसिएशन कर्व, वो सिग्मोइड वाला डिसोसिएशन कर्व याद है आपको, ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना और टूटना, है ना। तो वो किसका कर्व है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है। CO2, CHCl3, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की बात हम नहीं कर रहे, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कर्व है, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, अगर ऑक्सीजन की बाइंडिंग की मैं बात करूं हीमोग्लोबिन से, वो प्राइमरली किससे रिलेटेड है? अच्छा देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड करना अफेक्ट करते हैं। प्राइमरली जो इसको अफेक्ट करता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है बेटा, है ना। मेन या प्राइमरी थिंग जो इसको अफेक्ट कर रही है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होती है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल कविता, डी होगा। 54 का बताओ, 54 का आंसर ए होगा, ये साक्षी, आंसर ए होगा, आंसर ए होगा कि मेजर PO2 है, उसके सिवा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन और टेम्परेचर सब अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखो 55, बिसाइड्स PO2, देखो अगली स्टेटमेंट ही वही पूछ लिया आपसे एनसीईआरटी की कि मेन तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, बाकी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो O2 की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं? CO2 का पार्शियल प्रेशर,
टेम्परेचर और हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, सब। आंसर होगा डी। ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, आंसर होगा डी, सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 56। अच्छा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जिसकी हम अभी बात करें उसकी शेप क्या है बेटा, एस शेप्ड या सिग्मोइड। इस तरीके से वो कर्व बनता है, इस तरीके से वो कर्व बनता है आपके पास, एस शेप्ड या सिग्मोइड, है ना, एस शेप्ड या सिग्मोइड। ठीक है, आंसर क्या होगा आपके पास, बी। आंसर क्या होगा आपके पास, बी। आंसर क्या होगा, बी। बी होगा बेटा, बी बी बी। आप 56 आंसर कर रहे हो, बी होगा। ए नहीं ऋषभ, जे शेप नहीं है, जे शेप नहीं है, एस शेप सिग्मोइड, बी बी बी, बिल्कुल बी। अनन्या वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, गलत बताना है आपको। ठीक है, याद रखना, सिली मिस्टेक नहीं करनी। गलत पूछा है आपसे, रॉन्ग पूछा है आपसे, तो यहाँ पर देखो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबली बाइंड करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, सही बात है। यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ भी सकता है और डिसोसिएट कर भी सकता है, एकदम सही बात है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues। ये बात भी बिल्कुल सही है। 100 ml का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, सही बात है। और 100 ml का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 4 ml CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी फाइब्रस टिश्यू इन्फ्लेमेट कर जाता है, सही बात है। सारे ही स्टेटमेंट गलत है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर डी होगा। बिल्कुल मोनेरा के पापा क्या नाम रखते हो यार तुम लोग, पर सही आंसर डी है। ऋषभ, श्रद्धा, वेरी नाइस, आंसर डी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर एज कंपेयर टू दोज इन एल्वियोलार। अच्छा, एल्वियोली में PO2 ज्यादा है या एटमॉस्फेरिक एयर में ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, 159 था, एल्वियोली में 105 हो गया था। ठीक है, तो जो PO2 है एटमॉस्फेरिक एयर में एज कंपेयर टू एल्वियोलर ग्रेटर है, तो PO2 तो हायर है, PO2 हायर है। और PCO2 0.3 है एटमॉस्फेयर में, लेकिन एल्वियोली में कितना है आपके पास, 40, तो वो कम है। PCO2 कम है, PCO2 कम है, आंसर बी होगा। PO2 ज्यादा है लेकिन PCO2 कम है, आंसर बी होगा। 58 का भी वेरी नाइस श्रद्धा, गुड गुड बेटा, गुड 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 गुड, आंसर बी होगा, बिल्कुल आंसर बी होगा, वेरी नाइस। ऐसा ही हम लोगों को इंग्लिश भी समझनी है, लैंग्वेज भी समझनी है, और हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना है ना। तो आपको कंपेयर करना है एटमॉस्फेयर और एल्वियोलर वाले PO2 और PCO2 का। PO2 एटमॉस्फेयर में ज्यादा है लेकिन PCO2 कम है, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59। आपको बताना है इनमें से किस किस में ऑक्सीजन का कंटेंट एकदम सेम है, ऑक्सीजन का कंटेंट एकदम सेम है। जी 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 जी, है ना। 59 आंसर करो आप, 59 आंसर करो। ब्लड एंटरिंग द लंग्स एंड ब्लड लीविंग द लंग्स। ठीक है, जो ब्लड लंग्स में एंटर कर रहा है और जो ब्लड लंग्स को लीव कर रहा है, क्या वो सेम है, क्या वो सेम है। अच्छा, ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ब्लड लीविंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये बिल्कुल सही है। जितना ब्लड राइट एट्रियम में आएगा वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उतना ही राइट वेंट्रिकल से निकलेगा, ये एकदम एकदम इक्वल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ब्लड लीविंग द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये अलग अलग फिर भी हो सकता है बेटा, है ना, प्रेशर ऑफ वेंट्रिकुलर पंप पे डिपेंड करेगा। ब्लड एंटरिंग द टिश्यू कैपिलरीज एंड ब्लड लीविंग द टिश्यू कैपिलरीज, इसमें ऑक्सीजन कंटेंट, अच्छा देखो इसको आप कैसे आंसर करोगे, आपको बताना है ऑक्सीजन कंटेंट किस में सेम है। तो याद रखना, अगर दोनों डीऑक्सीजनेटेड है तो दोनों में सेम होगा, दोनों ऑक्सीजनेटेड है तो दोनों में सेम होगा। अब ब्लड जो लंग्स में आता है वो डीऑक्सीजनेटेड है, जो लंग से जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, उसमें तो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, ब्लड जो राइट साइड में आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, ब्लड जो राइट साइड से निकलेगा वो भी डीऑक्सीजनेटेड है, तो डीऑक्सीजनेटेड में तो O2 कंटेंट सेम रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। फिर आपको बोला जो राइट साइड में आया डीऑक्सीजनेटेड, जो लेफ्ट साइड से निकला वो ऑक्सीजनेटेड, दोनों में O2 सेम नहीं हो सकता। टिश्यू कैपिलरी में आने वाले ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है पर वहां से निकलने वाले में ऑक्सीजन कम है, तो ये भी सेम नहीं हो सकता, आंसर बी होगा, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा, CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कब करेगा। देखो बेटा, CO2 कब डिसोसिएट करेगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा। हीमोग्लोबिन से CO2 तब अपने आप को छोड़ेगा जब ऑक्सीजन बाहर बहुत ज्यादा है और वो अब हीमोग्लोबिन से जुड़ना चाहता है। अगर CO2 ज्यादा है तो वो जुड़ा रहेगा, वो हीमोग्लोबिन को नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर वो हीमोग्लोबिन को छोड़ेगा तो ऐसा तब ही होगा जब PO2 बहुत ज्यादा हो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो और CO2 कम हो, है ना, तब ही CO2 हीमोग्लोबिन को छोड़ेगा। आंसर डी होगा ऋषु, डी होगा दीदी, बिल्कुल सही बेटा, आंसर डी होगा। आप देखो ना, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया, CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ गया, आप कह रहे हो डिसोसिएट करना है। अब डिसोसिएट करना है तो CO2 क्यों छोड़े हीमोग्लोबिन को, वो तो नहीं छोड़ेगा, वो तभी छोड़ेगा जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा और CO2 कम हो चुका।
है ना, तब वो उसको छोड़ेगा एल्वियोलस में जाकर, एल्वियोली में जाकर। आंसर होगा डी। वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61, क्या कह रहे क्वेश्चन। अच्छा, which of the following situation would result in the greatest degree of oxygen saturation for hemoglobin assuming PO2 remain constant। अब इन्होंने क्या कहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे चले जाओ, है ना। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से एसोसिएट करना है, और PO2 चेंज नहीं हो सकता। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं ऋषु, पर अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिख लेना इसको, ठीक है। अच्छा, PO2 चेंज नहीं हो सकता, तो PO2 के सिवा और क्या क्या चीजें हैं जो इस कर्व को चेंज कर सकती हैं। PCO2, H+ कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर, यही पढ़ते हैं हम, यही पढ़ते हैं हम। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ज्वाइन करना है तो CO2 कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, H+ कम होना चाहिए, यानी सारी चीजें कम होनी चाहिए। डिक्रीज्ड CO2 एंड डिक्रीज्ड टेम्परेचर, आंसर सी होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। भूमिका, गहरा, खुशी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड पूनम। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन सा फैक्टर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाएगा उसके लिए PO2 ज्यादा होना चाहिए। PO2 ज्यादा, बाकी सब कम। ट्रिक है बेटा, PO2 ज्यादा, बाकी सब कम। तो PO2 आपको चाहिए ज्यादा, बाकी सब कम। PCO2, H+ टेम्परेचर, बाकी सब कम होने चाहिए। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा आपके पास सी। बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63, वेरी नाइस साक्षी, वेरी नाइस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डिलीवर ऑक्सीजन टू टिश्यूज एक्सेप्ट। इनमें से सब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएट करते हैं, सिवाय किसके। डिसोसिएट कौन कौन करेगा, अगर वहां पर PO2 कम है तो डिसोसिएट होगा, PCO2, H+ और टेम्परेचर ज्यादा है तो डिसोसिएट होगा, PO2 ज्यादा है तो डिसोसिएट नहीं होगा। और आपसे यही पूछ रहे हैं कौन डिसोसिएट नहीं करने देगा। अगर PO2 ज्यादा है तो वो डिसोसिएट नहीं करने देगा, आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। 63 का आंसर ए होगा बेटा, ए होगा। आगे देखो, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है आपसे, बिल्कुल ऋषभ, ए होगा क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है आपसे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आदित्य। आगे देखो 64, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाय ब्लड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन, है ना। जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रहा था, CO2 का ट्रांसपोर्ट मेजरली किस पे डिपेंड करता है, CO2 की ब्लड में सॉल्युबिलिटी पे, CO2 की ब्लड में सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा ये, है ना। CO2 की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा, आंसर होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स को सर्कल करो ताकि सिली मिस्टेक ना हो। फॉल्स पूछा आपसे, गलत पूछा आपसे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, PO2 एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है CO2 की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ, सही बात है। CO2 को ज्वाइन नहीं करने देता, है ना। PO2 अगर ज्यादा हो तो CO2 को ज्वाइन नहीं करने देता, सही बात है। PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई। अगर मैं ये मान लूं कि CO2 का प्रेशर कम है, O2 का ज्यादा है, जैसे कि टिश्यूज में होता है, तो मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन अकर्स, गलत बात है बेटा। अगर आप चाहते हो CO2 जुड़े हीमोग्लोबिन से तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़े तो PCO2 ज्यादा होना चाहिए। PCO2 अगर कम है तो वो जुड़ेगा नहीं। और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है, आपसे फॉल्स ही पूछा है, यही आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर भी हम एक बार C और D रीड कर लेते हैं। सी क्या कह रहा है, सी क्या कह रहा है, RBC में बहुत हाई अमाउंट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है और थोड़े से अमाउंट में ये प्लाज्मा में भी होता है, सही बात है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज RBC में भी है, प्लाज्मा में भी है। 100 ml का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट बी ही था, हमने बिल्कुल सही मार्क किया था, इनकरेक्ट आपके पास बी ही था। अब आपको करेक्ट इक्वेशन बतानी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाली। आपको पता है कार्बोनेट की फॉर्म में मेजर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है, पहले CO2 और वाटर जुड़ते हैं, वो H2CO3 बनाते हैं, फिर वो बाइकार्बोनेट कन्वर्ट होता है H+ और HCO3 में। ये बात ठीक है ना, पर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो ज्यादा करेक्ट ये होगा ना बेटा। CO2 + H2O आना चाहिए। खैर CO2 और H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H+ और HCO3 में टूटता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये जो रिएक्शन करता है ये रिवर्सिबल है, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। 66 का बी होगा। अदिति, जोहरा, वेरी नाइस। मीनल, बहुत बढ़िया। आगे देखो, आपको कर्व दे रखा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व दे रखा है और इनकरेक्ट बताना है। दिमाग में आ गया वो पेज एनसीईआरटी का, इनकरेक्ट बताना है, जो गलत है आपको वो बताना है, गलत आपको बताना है। अच्छा, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को बढ़ा दूं, अगर मैं PCO2 को बढ़ा दूं तो डिसोसिएट करने लगेगा कर्व, और कर्व राइट में शिफ्ट करेगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा। PCO2 बढ़ा दो,
H प्लस बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, राइट की तरफ ही शिफ्ट करता है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, है ना, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है, यही पढ़ते ना बेटा हम, H प्लस PCO2 और टेम्परेचर। अगर ये चीजें ज्यादा होंगी तो कर्व राइट की तरफ जाएगा, अगर ये चीजें कम होंगी तो कर्व लेफ्ट की तरफ जाएगा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। अच्छा, हाई पीएच पे, हाई पीएच पे कर्व राइट में शिफ्ट करेगा। हाई पीएच मतलब H प्लस कम, H प्लस कम, और H प्लस कम होने का मतलब लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, राइट में नहीं। लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, राइट में नहीं, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अच्छा, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PO2 कम कर दिया, PO2 कम कर दिया तो राइट में जाएगा, PO2 कम कर दिया तो राइट में जाएगा, PO2 कम कर दिया तो राइट। इनकरेक्ट क्या होगा बेटा, डी थोड़ी होगा, डी क्यों होगा? अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को डिक्रीज कर दूं, PO2 को कम कर दूं, PO2 को अगर मैं कम कर दूं तो राइट की तरफ ही तो शिफ्ट होगा, सही बात है। तो इनकरेक्ट तो सी हो जाएगा ना आपके पास, इनकरेक्ट आपके पास सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, सही बात है, सी होगा, सी होगा, सी होगा, बिल्कुल सी होगा, सी होगा, आंसर सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68, आपके पास असर्शन रीजन है, हाँ जी बेटा सी होगा। आगे देखो आपके पास असर्शन रीजन है, मैक्सिमम PO2 इन एल्वियोली इज कंसीडर्ड लेस देन इन एटमॉस्फेयर। PO2 एल्वियोलस में कितना है, 105 के अराउंड, है ना, और एटमॉस्फेयर में कितना है, 159, तो PO2 एल्वियोलस में कम है। असर्शन बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम करने से कर्व विल शिफ्ट टू राइट, ये कैसे होगा बेटा? H प्लस PCO2 और टेम्परेचर, अगर मैं देखो, आपको पता है कि अगर ज्यादा बाइंडिंग हो रही है ऑक्सीजन की तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है ना, तो PO2 ज्यादा होगा तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, PO2 कम होगा तो राइट की तरफ ही तो शिफ्ट करेगा। CO2 ज्यादा होगा, अच्छा पार्शियल प्रेशर इन CO2 ज्यादा, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ सही तो है बेटा, सही तो है, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो इसको दोबारा से समझो, मैं इसको यहीं पर आपको समझाती हूँ। H प्लस PCO2 और टेम्परेचर, अगर ये चीजें ज्यादा हैं, अगर ये चीजें ज्यादा हैं तो आपका कर्व राइट में शिफ्ट करता है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, कर्व राइट में शिफ्ट करता है। H प्लस PCO2 और टेम्परेचर अगर आपके पास ज्यादा होता है तो कर्व राइट में शिफ्ट करता है, ये बात ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं PCO2 ज्यादा करूंगी तो कर्व राइट में शिफ्ट होगा, टेम्परेचर कम करूंगी तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। पहले पहले दो ऑप्शन करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है, हमको समझ में आ रही है। अब PO2 अगर ज्यादा होता है, देखो PCO2 ज्यादा है तो राइट में, PO2 ज्यादा है तो लेफ्ट में, PO2 ज्यादा है तो लेफ्ट में, PO2 ज्यादा है तो लेफ्ट में, है ना। और आपको क्या बोला, PO2 कम है बेटा, अगर PO2 ज्यादा होने पर कर्व लेफ्ट में जाता है, PO2 कम होने पर तो राइट में जाएगा ना। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, बी सी ही होगा आंसर, सी ही होगा बेटा आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है, लिख के देख लिया करो, लिख के देख लिया करो, आंसर सी होगा। ठीक है, अच्छा हम 68 देख रहे हैं, एक बार 68 पे आ जाओ वापस, उसको दोबारा से देख लेना, एनसीईआरटी में रीड करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सी देखो, अच्छा क्योंकि आप लोग शायद इसलिए कंफ्यूज हो, आप ये डिक्रीज नहीं पढ़ रहे बेटा, डिक्रीज बोला है, डिक्रीज बोला है ना आपके पास, इसलिए शायद हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, आगे देखो, मैक्सिमम PO2 इन एल्वियोलिस इज कंसीडर्ड लेस देन एटमॉस्फेयर, ये बात मैंने आपको बता दी एकदम ठीक है। Lungs in mammals do not completely empty with each breath, and inhalation occurs through the same airway as exhalation. So each inhalation mixes fresh air with oxygen depleted residual air. ये स्टेटमेंट भी आपके पास करेक्ट है। हमेशा जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो लंग्स एम्प्टी नहीं होते, क्योंकि रेसिजुअल वॉल्यूम रह जाता है। अब वो रह जाता है तो जब जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो जो फ्रेश एयर है वो रेसिजुअल एयर से मिक्स करेगी। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर बी होगा। बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर बी होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में, इसको मार्क कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था, ये डिक्रीज कर कर आपको कंफ्यूज कर रहा था। 67 में अब तो किसी को कोई डाउट नहीं, तो मुझे एक बार थम्स अप दिखा दो। 67 में अब तो किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, ठीक है, आगे देखो जरा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, अच्छा, हाउ डज एन इंक्रीज इन CO2 कंसेंट्रेशन इन द ब्लड अफेक्ट द pH ऑफ CSF? अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये फिर से बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मार्क करो, डायरेक्ट आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट ये बढ़िया क्वेश्चन है सोचने वाला। देखो जरा, अगर मैं कह रही हूं
अगर मैं कह रही हूँ, है ना, हो गया ना क्लियर, ओके ग्रेट, थैंक यू, बढ़िया। अगर मैं कह रही हूँ कि बेटा मैंने CO2 को इंक्रीज कर दिया, मैंने CO2 को इंक्रीज कर दिया, तो आपसे पूछ रही है पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। बेटा जैसे ही CO2 इंक्रीज होता है ब्लड में, आपको पता है H2O के साथ मिक्स कर कर क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट, और फिर वो बाइकार्बोनेट टूटता है H प्लस में और HCO3 माइनस में। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट। अगर आप कहो कि CO2 बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि H प्लस बढ़ रहा है, और H प्लस जब बढ़ता है तो pH कम होता है। CSF में भी ब्लड ब्रेन बैरियर है, बट जो एक्सचेंज होगा वो H प्लस देगा और pH कम होगा। तो आप ब्लड में पूछो, आप CSF में पूछो, CO2 के बढ़ाने से क्या होगा, H प्लस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये H प्लस, समझ में आया, क्योंकि आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस बाइकार्बोनेट बनाता है, बाइकार्बोनेट फिर H प्लस में कन्वर्ट होता है, तो CO2 ज्यादा तो H प्लस ज्यादा, H प्लस ज्यादा तो pH कम, आंसर बी होगा। CO2 ज्यादा तो H प्लस ज्यादा, H प्लस ज्यादा तो आपका पीएच कम, आंसर बी होगा, बिल्कुल, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70। अ ड्रॉप इन ब्लड पीएच, पीएच कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है यानी H प्लस ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है, कोज एन इंक्रीज इन हार्ट रेट। जब आपके ब्लड में बेटा H प्लस बढ़ जाता है ना, इसका मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को जोड़ नहीं पा रहा, यानी आपके सेल को इनफ ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, तो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, सिग्नल देता है। ज्यादा H प्लस, ज्यादा CO2, ये आपको सिग्नल देते हैं कि हार्ट रेट बढ़ाओ, ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ, दोनों को बढ़ाओ, ताकि ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आए। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, increased heart rate increases the rate at which CO2 is delivered to the lungs where CO2 is removed. H प्लस ज्यादा, इसका मतलब आपकी बॉडी में CO2 भी ज्यादा है। हार्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, जल्दी जल्दी ब्लड वापस हार्ट में जाएगा, और जल्दी जल्दी ब्लड वापस हार्ट में जाएगा तो वहां पर CO2 का एग्जिट जल्दी होगा, CO2 का रिमूवल जल्दी होगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये स्टेटमेंट करेक्ट भी है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर ये होगा। वेरी नाइस अजय, सोना, ऋषभ, श्रद्धा, वेरी नाइस बच्चों, आंसर क्या होगा, ए, गुड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71, आगे आपके पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 71। Respiratory process is regulated by certain specialized centers in the brain. One of the following listed centers can reduce the inspiratory duration upon stimulation. आपके पास एक सेंटर है ब्रेन में जो रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को, जो मेडुला में, ठीक है, वो रेगुलेट करता है। लेकिन एक सेंटर ऐसा है जो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम कर सकता है, ये ए नहीं है। 71 का आंसर बताओ मुझे क्या होगा, पढ़ा है आप लोगों ने, 71 का आंसर बताओ क्या होगा। आप मेड्यूलरी की बात नहीं कर रहे, ये आपका इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम करता है। कौन सा सेंटर है जो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कर सकता है, बताओ बताओ मुझे, आंसर करो इसको, फटाफट से आंसर करो। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, आंसर करो क्या होगा, कीमोसिंथेटिक सेंटर, आंसर क्या, बी, वेरी नाइस स्मिता, आंसर बी होगा बेटा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, वेरी नाइस स्मिता, राशि, आनंद, गुड 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 बेटा। एक सेंटर आपके पास है जो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम करता है, वो न्यूमेटॉक्सिक सेंटर है, और जो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन बढ़ाता है वो एपन्यूस्टिक सेंटर है, इसको याद रखना, दो सेंटर है। न्यूमेटॉक्सिक सेंटर ड्यूरेशन कम करता है, एपन्यूस्टिक सेंटर ड्यूरेशन बढ़ाता है। कभी ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को पहचानना सीखो, जब भी बोला हो ना ड्यूरेशन कम करता है वो न्यूमेटॉक्सिक सेंटर है, हमेशा 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 याद रखना इसको, वो न्यूमेटॉक्सिक सेंटर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72, क्या पता इस बार तुम्हारे नीट में यही आना और ये बन जाए, इसको याद रखो, एकदम एनसीईआरटी से है, डायरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, न्यूमेटॉक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन, ये न्यूमेटॉक्सिक सेंटर है कहाँ, पी से न्यूमेटॉक्सिक, पी से पॉन्स, ये पॉन्स में, कहाँ है ये, पॉन्स में है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73, द ब्रीदिंग सेंटर इनिशिएट्स वेंटिलेशन इन रिस्पॉन्स टू। कौन सा ऐसा आपका ब्रीदिंग सेंटर है जो ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है, वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग रेट, तो ब्रीदिंग रेट वो इंक्रीज करेगा। इट्स ओके लक्ष्य, कोई बात नहीं बेटा, बस लिख लेना इसको अपनी डाउट, अपनी मिस्टेक नोटबुक में, ताकि बाद में आप गलती ना करो, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा सेंटर है जो वेंटिलेशन को इंक्रीज करता है, ब्रीदिंग को इंक्रीज करता है। ब्रीदिंग को इंक्रीज कैसे करा जाएगा, अ डिक्रीज इन एयर प्रेशर, डिक्रीज इन O2, इंक्रीज इन CO2। अगर आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ना है तो आपका जो सेंटर है वो किसके लिए सेंसिटिव है, CO2 और H प्लस के लिए। वो देख लेता है कि जैसे ही वीनस ब्लड में CO2 इंक्रीज हो रहा है ना, कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च में भी वो सेंटर है, मेड्यूला के पास भी वो सेंटर है, जैसे ही CO2 बढ़ने लगता है वो ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है। 73 का सी होगा, बी नहीं होगा बेटा, सी होगा, सोना, मीनल, वेरी नाइस, सी होगा, राशि, बी नहीं होगा बेटा। O2 नहीं, O2 का तो बहुत कम रोल होता है रेगुलेशन में, CO2 ज्यादा होने पर बॉडी पहचान लेती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 74, all of the following factors play role in regulation of respiratory center except।
ऑक्सीजन का मिनिमल रोल है। CO2 भी रेगुलेट करता है, H+ की कंसेंट्रेशन भी रेगुलेट करती है, लेकिन आपके पास जो O2 है उसका मिनिमम रोल है। आपके पास जो O2 है उसका मिनिमम रोल है। आंसर क्या होगा? सी। O2 का आपके पास मिनिमल रोल है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। अभी बताया मैंने आपको, ये किस किस में होने वाले चेंजेस पहचान लेते हैं बेटा। अभी हमने देखा, अगर आपकी बॉडी में ब्लड में H+ और CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो तो आपकी कैरोटिड आर्टरी और आपकी एओर्टिक आर्च के रिसेप्टर उसको पहचान लेते हैं, और वो फिर सिग्नल कहां पर भेजते हैं, वो फर्दर सिग्नल आपके पास कहां पर भेजते हैं। इसके ऑप्शंस कहां पर, इसके ऑप्शंस यहाँ पर है। और फिर वो फर्दर सिग्नल आपके किसको भेजते हैं? रिदम सेंटर को, है ना। वो फिर फर्दर सिग्नल भेजते हैं आपके रिदम सेंटर को। आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। जैसे CO2 या H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी वो एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना, उनको रिसीव करते हैं सिग्नल, और फिर आपके रिदम सेंटर को कहते हैं कि इनिशिएट करो वेंटिलेशन, ब्रीदिंग इंक्रीज करो क्योंकि कम हो रहा है ऑक्सीजन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76। रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज स्टिम्युलेटेड बाय। अभी आपने देखा, देखो एक एक क्वेश्चन पूछने के कितने तरीके हैं। अगर आप अपने ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिम्युलेट करना चाहते हो तो आपकी कैरोटिड आर्टरी और आपकी एओर्टिक आर्च, आपकी कैरोटिड आर्टरी और आपकी एओर्टिक आर्च यानी आपकी आर्टरी के ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ चुका होगा। आंसर बी होगा। ए नहीं बेटा, ए नहीं देव माल्या, बी होगा बेटा, बिल्कुल जोया, बी होगा। बी 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 होगा। अभी आपने देखा ना बेटा, आपका कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क, वीनस के पास कोई रिसेप्टर नहीं है, वेन्स के पास कोई रिसेप्टर नहीं है, आर्टरीज में रिसेप्टर है। वो स्टिम्युलेट पूछा ना आपसे, स्टिम्युलेट कौन होगा? जो स्टिमुलस रिसीव कर पाएगा। रिसीव कौन करेगी, है ना, तो आपके आर्टरीज उसको रिसीव करेगी, आर्टरियल ब्लड उसको रिसीव कर लेगा। ठीक है, किससे स्टिमुलेट होगा? CO2 कंटेंट इन आर्टरियल ब्लड ज्यादा होगा तो आपको ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77। अब आप डिसऑर्डर्स पे आ चुके हो, एकदम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, डिसऑर्डर्स पे हम आ गए हैं। अस्थमा, अब इसको अस्थमा बोलते हैं, टी बोलते नहीं है, ठीक है। अस्थमा वो किससे कॉज हो रहा है? अस्थमा में क्या होता है? ब्रोंकियल मसल्स में स्पैज्म होता है बेटा, ब्रोंकाइज इन्फ्लेमेशन होता है, ब्रोंकियल मसल में स्पैज्म हो जाता है। आंसर होगा सी। आगे देखो एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा ये क्वेश्चन बहुत बार मैच द फॉलोइंग में आया है, बहुत बार। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से होता है। इसके अंदर अस्थमा में आपकी ब्रोंकियल मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और एम्फाइसीमा में आपकी एल्वियोलर की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। याद रखना इसको। एम्फाइसीमा में क्या होता है? एम्फाइसीमा में क्या होता है? आपकी एल्वियोलर एरिया एनलार्ज हो जाता है और रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो जाता है। डिस्ट्रक्शन है, एल्वियोलर सरफेस का डिस्ट्रक्शन है, जिससे रेस्पिरेटरी का जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा। आंसर ए आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आंसर ए आएगा। याद रखना इसको। अस्थमा में ब्रोंकाइल मसल्स में स्पैज्म हो जाएगा और एम्फाइसीमा में एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है। अच्छा, फिर क्या क्वेश्चन है? Why do human beings have difficulty breathing in high elevation? जब आप हाई एल्टीट्यूड, आप पहाड़ों पे चले जाते हो, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, क्यों? क्योंकि जब आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो बेटा, वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। ऐसा नहीं है कि वहां टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है पर वो रीजन नहीं है। बैरोमेटिक प्रेशर रीजन नहीं है। ऑक्सीजन वहां की एयर में कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, परसेंटेज नहीं। वहां पर जो है ऑक्सीजन का PO2 कम है, PO2 कम है, इसलिए डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, है ना, इसलिए ब्रीदिंग रेट बढ़ा देते हो। तो आंसर क्या होगा? डी। वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से कौन सी डिसीज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है? सिलिकोसिस, सिलिका से, फाइब्रोसिस, एस्बेस्टोसिस, बिल्कुल सीमेंट इंडस्ट्री में होने वाली ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तीनों। एम्फाइसीमा आपको पता है, इसमें आपका एल्वियोलर वॉल डैमेज होता है, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं है। अस्थमा ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स नहीं है। आंसर ए होगा। 81 का ए। वेरी गुड देव माल्या, अजय, वेरी नाइस। आंसर ए होगा, डी नहीं होगा स्मिता, ए होगा बेटा, ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82। अगर एक इंजरी ने, इफ एन इंजरी टोर अ स्मॉल होल इन मेम्ब्रेन सराउंडिंग लंग्स, लंग्स के बाहर मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, उसमें होल हो गया, तो लंग का फंक्शन कैसे अफेक्ट होगा? लंग का फंक्शन कैसे अफेक्ट होगा बेटा? उसमें होल होने से न्यूमोथोरेक्स होता है और लंग पूरा कोलैप्स कर जाएगा, आपका लंग ही पूरा कोलैप्स कर जाएगा। इनहेलेशन एक्सहेलेशन कुछ नहीं हो पाएगा, तो न्यूमोथोरेक्स होगा और लंग कोलैप्स कर जाएगा, लंग कोलैप्स कर जाएगा। आंसर ए। 82 का आंसर ए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज अपना कंप्लीट कर लिया, आपने यहाँ पर एक और चैप्टर अपना बायोलॉजी चीट कोड का कंप्लीट कर लिया। आज या कल में आपको बायोमोलिक्यूल्स पहले मिल जाएगा, ताकि पहली 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो, आप प्रैक्टिस कर लेना उसको, है ना। और जिसने यहाँ तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे और लिख भी देंगे कि रेस्पिरेशन डन, कि हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया।
तो रेस्पिरेशन डन, और अपने मार्क्स मुझे बताना, आप सब जिन्होंने मेरे साथ सॉल्व किए सबके मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए, ठीक है। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाकी के चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, लास्ट का ए है, बिल्कुल ए है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहो और मार्क्स बताना मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग।